India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भ्रष्टाचार निवारण कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया खंडित फैसला। कोर्ट ने दिया खंडित फैसला। न्यायमूर्ति नागरथना ने धारा 17A को बताया असंवैधानिक। न्यायमूर्ति विश्वनाथ ने कहा धारा है असंवैधानिक। सरकारी कर्मचारी की जांच का आदेश लोकपाल या लोकायुक्त दे। आवारा कुत्तों मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुत्ते प्रेमी के जज्बात सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसान के लिए क्यों नहीं। कुत्तों के काटने के मामले में अधिकारियों और पालने वालों को ठहराएंगे जिम्मेदार। राज्य सरकारों को देना होगा भारी मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने कोयल इंडिया के दिव्यांग उम्मीदवार को नौकरी देने का दिया आदेश। कोर्ट ने कहा दिव्यांगता के कारण नहीं कर सकते नौकरी से वंचित। कोर्ट ने पद बनाने का दिया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय ने किशोर की अवैध गिरफ्तारी पर बिहार सरकार को 5 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश। कहा मुआवजे की राशि दोषी पुलिस अधिकारियों से वसूली जा सकती है। India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर एक विभाजित निर्णय सुनाया है, जिसमें सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पहले मंजूरी की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति वीबी नागराथना ने धारा 17A को असंवैधानिक करार दिया, जबकि न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ ने इसे बरकरार रखा। लेकिन ये निर्णय लेते हुए कि मंजूरी लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने ये कहा कि धारा 17A भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास करती है और ये प्रावधान विनीत नारायण और सुब्रमण्यम स्वामी के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों को पलटने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि पहले मंजूरी की आवश्यकता जांच को बाधित करती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ ने कहा कि धारा 17A को खत्म करना बच्चे को नहलाने के साथ फेंकने जैसा है और इससे नीतिगत पक्षाघात को हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र एजेंसी जो कार्यपालिका से मुक्त है, उसको मंजूरी के सवाल पर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंजूरी लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा दी जानी चाहिए। विभाजित निर्णय के कारण मामला अब भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा, जो एक बड़ी पीठ का गठन करेंगे ताकि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। देश भर में सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वालों के रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या उनके जज्बात सिर्फ कुत्तों के लिए है, इंसान के लिए नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जो लोग बेसहारा कुत्तों की देखभाल करना चाहते हैं, इन्हें अपने घर ले जाना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि वो आवारा कुत्तों के हमले में घायल या मारे गए लोगों के लिए नागरिक अधिकारियों और कुत्तों को खिलाने वालों पर मुकदमा चलाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हर आवारा कुत्ते के हमले के लिए अधिकारियों और कुत्ते पालने वालों को जिम्मेदार ठहराएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारों को कुत्तों के काटने और हमले की घटनाओं के लिए भारी मुआवजा देना होगा और साथ ही कुत्तों को पालने वालों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा। जस्टिस संदीप मेहता ने पूछा, 9 साल के बच्चे पर हमला करने वाले कुत्तों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या उस संगठन को जवाबदेही नहीं ठहराया जाना चाहिए जो उन्हें खाना खिलाता है? न्यायमूर्ति नाथ ने आगे कहा, हमें अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की इजाजत दें ताकि हम प्रक्रिया शुरू कर सकें। उनकी निष्क्रियता और कारण समस्या कई गुना बढ़ गई है। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि सुनवाई एक सार्वजनिक मंच बनती जा रही है, न कि अदालत की कार्यवाही। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर 9 साल की बच्ची को आवारा कुत्ते मार डालते हैं तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए? क्यों कुत्तों को खुले में खाना खिलाने का समर्थन करने वाले संगठन को इसके लिए जिम्मेदार न माना जाए? वहीं जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में अनाथ बच्चों के इतने आंकड़े मौजूद हैं, उन पर भी बहस की जा सकती है, लेकिन अब तक किसी ने भी मनुष्यों के लिए इतने लंबे समय तक बहस नहीं की है। कुत्ते के हमले की शिकार एक महिला ने कोर्ट में कहा है कि मैं मानती हूं कि एबीसी को ठीक से लागू करने से कुत्तों की आक्रामकता और आबादी कम होगी। मुझे एक कम्युनिटी कुत्ते ने काट लिया था, उससे बिना किसी उकसावे के कुत्ते ने मुझे क्यों काटा? उस कुत्ते के साथ लंबे समय तक क्रूरता की गई थी, उसे लात मारी गई, पत्थर मारे गए, या वह डर के जवाब में बचाव वाली आक्रामकता थी, या मुझे किसी और काम की वजह से ये भुगतना पड़ा? एक कम्युनिटी कुत्ते में आक्रामकता कैसे आती है? एक मिलनसार कुत्ते के साथ क्रूरता करने से उसमें डर पैदा होता है और डर से बचाव वाली आक्रामकता आती है। मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अरविंद दातर ने कहा कि एबीसी रूल सिर्फ बर्थ कंट्रोल के लिए है। अगर ये पूरा भी कर लिया जाता है तो भी कुत्तों के हमले का खतरा खत्म नहीं होता। एबीसी नियम आवारा कुत्तों पर लागू नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों में एक खास वायरस होता है और जब बाघ इन कुत्तों पर हमला करके उन्हें खाते हैं, उन्हें डिस्टेम्पर का इन्फेक्शन हो जाता है और आखिरकार बाघ मर जाते हैं। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने दलील दी कि इस मामले को कुत्ते बनाम इंसान का मुद्दे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे जानवर बनाम इंसान का मुद्दा देखना चाहिए। पिछले साल सांप के काटने से 50,000 लोगों की मौत हुई थी। बंदरों के काटने के मामले में भी होते हैं। चूहे कंट्रोल करने के लिए भी कुत्ते जरूरी हैं, इसलिए इकोसिस्टम को बैलेंस करना होगा। वहीं वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि काम करने वाले संगठनों को पैसे दिए जाने चाहिए। प्रोग्राम सेंटर बनाए गए फंड का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 20 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोयल इंडिया लिमिटेड को एक दिव्यांग उम्मीदवार को नौकरी देने का निर्देश दिया है, जिसे 2016 में इंटरव्यू में योग्य पाए जाने के बावजूद नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि उम्मीदवार की दिव्यांगता के कारण उसे नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब विज्ञापन में कई दिव्यांगताओं का उल्लेख नहीं था। सुजाता बोरा ने कोयल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी पद के लिए आवेदन किया था। वह दृष्टिबाधित श्रेणी में आरक्षित उम्मीदवार थी। इंटरव्यू में योग्य पाए जाने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन और प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया गया था। हालांकि चिकित्सा परीक्षण के दौरान ये पाया गया कि बोरा न केवल दृष्टिबाधित थी, बल्कि उन्हें 60% कम दृष्टि था। इसके बाद उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि उम्मीदवार को दिव्यांगता के कारण नियुक्ति से वंचित करना गलत था। न्यायालय ने कोयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष को एक सुपरन्यूमरी पद बनाने और उम्मीदवार को एक उपायुक्त पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि उम्मीदवार को एक अलग कंप्यूटर और कीबोर्ड के साथ एक डेस्क जॉब प्रदान किया जाना चाहिए, जैसा कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट 1944 के मुख्य प्रावधानों को कम करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। ये याचिका आयुष डॉक्टरों को मेडिकल प्रैक्टिशनर घोषित करने की मांग करती है और तर्क देती है कि ये एक्ट संवैधानिक रूप से पुराना हो गया है और मनमाने और असंगत तरीके से काम करता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि ये एक्ट मूल रूप से 1950 के दशक में धोखाधड़ी वाले और जादुई इलाज वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये संवैधानिक न्यायशास्त्र, मेडिकल साइंस में प्रगति और गैर एलोपैथिक मेडिकल प्रणालियों को दी गई कानूनी मान्यता के अनुरूप विकसित होने में विफल रहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हालांकि ये एक्ट मूल रूप से 1950 के दशक में धोखाधड़ी वाले और जादुई इलाज वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये संवैधानिक न्यायशास्त्र, मेडिकल साइंस में प्रगति और गैर एलोपैथिक मेडिकल प्रणालियों को दी गई कानूनी मान्यता के अनुरूप विकसित होने में विफल रहा है। ये प्रस्तुत किया गया कि विवादित प्रावधान योग्य डॉक्टरों को झोला छाप डॉक्टरों के बराबर मानते हैं और सच्ची चिकित्सा जानकारी को दबाते हैं, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन होता है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि विवादित प्रावधान योग्य डॉक्टरों को झोला छाप डॉक्टरों के बराबर मानते हैं और सच्ची चिकित्सा जानकारी को दबाते हैं, जिससे संविधान के अनुच्छेद उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर किसी मृत पक्षकार के हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व उसके अन्य कानूनी वारिसों द्वारा किया जा रहा है, तो उसके एक वारिस को प्रतिस्थापित न करने से मुकदमा या अपील समाप्त नहीं हो जाएगी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने कहा कि अमेंडमेंट को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि मृत पक्षकार के हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रिकॉर्ड पर मौजूद पक्षकारों द्वारा हो रहा है या नहीं। इस मामले में मृत विक्रेता की संपत्ति का प्रतिनिधित्व उसके 3 जीवित वारिसों और संपत्ति के खरीदारों द्वारा किया जा रहा था, जिनका अधिकार लिस पेंडेंस के सिद्धांत के अधीन था। कोर्ट ने कहा कि मृत विक्रेता के हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो रहा था और अपील समाप्त नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी तय किए, जिनमें कहा गया है कि अगर मृत पक्षकार के हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो रहा हो तो मुकदमा समाप्त नहीं होगा। विशिष्ट प्रदर्शन के मुकदमे में विक्रेता आवश्यक पक्षकार होता है। लिस पेंडेंस के दौरान संपत्ति का हस्तांतरण शून्य नहीं होता, लेकिन वह अंतिम डिक्री के अधीन होता है। ऐसे खरीदार अपील कर सकते हैं, लेकिन विक्रेता और उसके कानूनी वारिसों का रिकॉर्ड पर होना आवश्यक है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पुलिस द्वारा अवैध रूप से एक 15 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार करने और 2.5 महीने तक जेल में रखने के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि मुआवजे की ये राशि दोषी पुलिस अधिकारियों से वसूली जा सकती है। मामला एक गांव में जमीन विवाद से जुड़ा है, जहां किशोर और कई अन्य लोगों पर पंचायती बैठक के दौरान एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। जांच में किशोर के खिलाफ अपर्याप्त सबूत पाए गए, लेकिन बाद में पुलिस के उप महानिरीक्षक के निर्देश पर जांच अधिकारी ने किशोर को गिरफ्तार कर लिया। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति रितेश कुमार की पीठ ने कहा कि किशोर की गिरफ्तारी अवैध थी और इससे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। न्यायालय ने राज्य सरकार को किशोर को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है और कहा है कि ये राशि दोषी पुलिस अधिकारियों से वसूली जा सकती है। न्यायालय ने पाया कि किशोर की गिरफ्तारी में कई अनियमितताएं हैं। किशोर की उम्र 15 वर्ष और 6 महीने थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के समय उसकी उम्र का पता नहीं लगाया गया। इसके अलावा जांच अधिकारी ने किशोर को गिरफ्तार करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुमति नहीं ली। न्यायालय ने कहा कि किशोर की गिरफ्तारी एक गंभीर गलती थी और इससे उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार को किशोर को मुआवजा देने के साथ साथ
दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर और अभिनेता भुवन बाम के बिना अनुमति के अपलोड की गई तस्वीरों को हटाने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी पर्सनालिटी राइट्स पर अभी कोई आदेश नहीं दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि पर्सनालिटी राइट्स पर पहली सुनवाई के दिन कोई प्रथम दृष्टया निर्णय नहीं दिया जा सकता। भुवन बाम ने एक सिविल सूट दायर किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कई संस्थाएं और व्यक्ति उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व के अन्य तत्वों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। भुवन बाम और उनकी कंपनी बीबी की वाइन्स ने तर्क दिया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उनके व्यक्तित्व का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग भ्रम और धोखे का कारण बन सकता है। कोर्ट ने भुवन बाम की तस्वीरों को हटाने का निर्देश दिया और कहा कि आदेश जॉन डो प्रतिवादियों यानी अज्ञात प्रतिवादियों पर भी लागू होगा। हालांकि पर्सनालिटी राइट्स के मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई बाद में की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भुवन बाम के बिना अनुमति के अपलोड की गई तस्वीरों को हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पर्सनालिटी राइट्स पर अभी कोई आदेश नहीं दिया। जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि पर्सनालिटी राइट्स पर पहली सुनवाई के दिन कोई प्रथम दृष्टया निर्णय नहीं दिया जा सकता। भुवन बाम ने आरोप लगाया है कि कई संस्थाएं और व्यक्ति उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व के अन्य तत्वों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने गैंगस्टर और 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में दोषी अबू सलेम को उसके परिवार से मिलने के लिए 2 दिनों की आपातकालीन पेरोल देने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने कहा कि सलेम को एस्कॉर्ट के लिए भुगतान करना होगा क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। अबू सलेम ने अपने भाई की मृत्यु के बाद 14 दिनों की आपातकालीन पेरोल की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। उसके वकील फरहाना शाह ने तर्क दिया कि सलेम को पेरोल दी जानी चाहिए ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सके। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि सलेम को एस्कॉर्ट के साथ ही जेल से रिहा किया जा सकता है और इसके लिए उसे भुगतान खुद करना होगा। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चंदक की पीठ ने राज्य सरकार से एस्कॉर्ट के लिए लगने वाले शुल्क के बारे में पूछा। राज्य के वकील ने बताया कि एस्कॉर्ट के लिए लगने वाला शुल्क लाखों में होगा। इस पर सलेम के वकील ने तर्क दिया कि सलेम को एस्कॉर्ट के बिना ही पेरोल पर रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि वो 25 वर्षों से जेल में है और उसे अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की। कोर्ट ने कहा कि वो सलेम की पेरोल की मांग पर विचार करेगा और सरकार के जवाब के बाद ही कोई निर्णय लेगा। सलेम ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि जेल अधिकारियों ने जानबूझकर उसकी पेरोल की याचिका को लंबित रखा और उसे अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं दिया। सलेम ने यह भी आरोप लगाया है कि जेल अधिकारियों ने उसकी नियमित पेरोल की याचिका को भी जानबूझकर लंबित रखा। फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.